मैंने अपने पति से पूछा कि मुझे बताओ, तुम मेरी बेटी को कहाँ छोड़ कर आए हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। बाप तो बेटियों के रक्षक होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम अपने हाथों से ही पैसों की खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता कि अशोक मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को बेच देगा। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। नंदपुर इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरी तो कुल दुनिया ही मेरी बेटियां थी। बेटा न होने की वजह से अशोक को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारिन आई। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सब्जी डाला और भिखारिन को देने के लिए दरवाजे पर गई। ये भिखारिन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसे जरूर देती। जब मैंने उसे रोटी दी तो वह रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती वहां से चली गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी बच्चियां से मुझे मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। 3 दिन बाद वह भिखारिन फिर से मांगने आई। मैं उसे खाना देने गई तो वह मुझसे बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तुम्हारी बेटियां कहाँ है? नजर क्यों नहीं आती? पहले तो मुझे खाना वही दिया करती थी। उसके पूछने पर मैं रोने लगी और बोली, मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में है। तो जो बात उस भिखारिन ने मुझे कही, जानकर मैं बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे पता है कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो भिखारिन बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां यहाँ से कैसे गई। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था। खुद कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटियों को पैसे के लालच में बेच दिया। वह भिखारिन बोली, तुम्हारी बेटियां पास वाले गांव के मुखिया रामशरण की हवेली में है। मुखिया, जो कि पहले बहुत जालिम था, उसने बहुत से लोगों की जमीन हड़प ली थी। पता नहीं कि भगवान का क्या कारनामा हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह कोमा में चली गई। उसके बाद मुखिया एक रहमदिल इंसान बन गया। मैं रात रात भर यही सोचकर परेशान रहती कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक होता होगा और वह किस हाल में होगी। वह भिखारिन सब कुछ बताने के बाद वहां से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहां कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपने पति से वहां जाने के बारे में बताती तो वह मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब अशोक घर आया तो मैंने उससे कुछ दिन मायके में रहने की गुजारिश की। अशोक मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे मुखिया की हवेली का पता नहीं था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। गेट पर 2 बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? गार्ड का इतना पूछते ही कि मेरे तो पसीने छूट गए। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई, मुझे मुखिया से मिलना है। वह बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। वह गार्ड बोला, मैं मुखिया जी से इजाजत लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान ना सके और मैं देखूं
कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। अंदर जब दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही मुखिया जी सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही नमस्ते किया। नमस्ते के बाद मुखिया बोला, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बोली, साहब मुझे काम की जरूरत है। तो वह पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो। मैं बोली, मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहाँ जरूर काम मिल जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर है। मुझे अब नौकर की जरूरत नहीं है। ये लो कुछ पैसे हैं, रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मुझे पैसे कबूल है, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो मुखिया ने अपनी नौकरानी को आवाज दी। नौकरानी दौड़ी हुई आई और बोली, जी साहब। मुखिया बोले, आज से सफाई का सारा काम ये नौकरानी देखेगी। मैं बोली, साहब आपका बहुत शुक्रिया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। अगले दिन सुबह में नौकरानी छाया ने मुझे जगाया। छाया उस हवेली की पुरानी नौकरानी थी। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ गई तो एकदम से मुझे पीछे से छाया की आवाज आई, उस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वह बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं बोली, वह क्यों? वह बोली, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है वह कर लो और दोबारा इस कमरे में जाने की गलती मत करना। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। शाम का खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही मुखिया जी को नमस्ते किया। खामोशी से घर के सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद बारी बारी सब उठकर जाने लगे तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी दोनों बेटियों के पांव नजर आए। जब उनके पांवों पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उनसे ना पूछ सकी कि उनके पांव की यह हालात कैसे हुई है। वैसे तो मुखिया बहुत नेक दिल बनता फिरता है। मुझे लगता है कि उसकी नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो वही जालिम मुखिया है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैंने छाया से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? वह बोली, पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन है जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो छाया बोली, वो मुखिया साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो साहब की बेटियां हैं तो उनके पैरों की हालत खराब कैसे हो गई? इस पर छाया कुछ नहीं बोली। वह सारी रात मैंने जागकर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी हुई थी और आपस में बातें करके हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत खुश है। इतने में मुखिया आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वह जल्दी से उठी और सीढ़ियां चढ़ती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में छाया ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान लिया कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या माजरा है। मेरी बेटियों के पांव ऐसे क्यों हैं? क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है? वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती है, उसके बाद फौरन उसी कमरे में चली जाती है। ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। मैं किसी को भी ये नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाती तो मुखिया मुझे यहाँ से चलता कर देता। एक दिन तमाम कमरों की सफाई करने के बाद बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गई। मैंने अपने आसपास देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा वह देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया।
मैं बयां नहीं कर सकती थी कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, पीछे मुड़कर देखा तो मुखिया बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मैं घबराकर बोली, जी बताया था। मैंने सब कमरों की सफाई कर दी तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी सफाई कर दूं। मुखिया मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली गई। छाया, जो ये सब सुन रही थी, मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कमरे में मत जाना, क्योंकि वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। साहब ने इसी गलती की वजह से कई नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि साहब को बिल्कुल भी यह गवारा नहीं कि कोई उस कमरे के आसपास भी भटके। मैं छाया से बोली, भगवान के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई भी ठिकाना नहीं है कि मैं वहां चली जाऊं। छाया बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो खुद एक नौकरानी हूँ, मेरी क्या औकात है। इतने में मुखिया नीचे आया तो मैं उसके पांव पड़ गई। साहब, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मुखिया बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर अपना काम करो। मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। छाया बोली, आस्था, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। आज साहब के दोनों बेटे, जो कि पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है। मैंने और छाया ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीज़ ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में ले गई, जहां मुखिया और उनके दोनों बेटे बैठे हुए थे। उनका बड़ा बेटा बोला, छाया जी, जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने और छाया ने मिलकर खाना लगाया। मुखिया और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने ये तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उसे कमरे में जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी ही छोड़नी पड़े। मैं यहाँ आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो मुखिया के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। मुखिया साहब बोले, छाया, ये खाना किसने बनाया है? छाया बोली, साहब, खाना मैंने और आस्था ने बनाया है। मुखिया बोला, तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मांगो जो मांगना है। इससे पहले कि मुखिया मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, पापा, मम्मी कैसी है? डॉक्टर क्या कहते हैं? तो मुखिया बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो मुखिया साहब बोले, चलो मेरे साथ। वो उठकर जाने लगे तो मैं बोली, साहब, मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैंने मुखिया के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, साहब, मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दो। मुखिया बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वो जो मेरे पति अशोक ने आपको बेची थी, उसके बदले आपने उसे भारी रकम दी थी। मुखिया कुछ देर खामोश रहा। मुखिया के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, साहब, जल्दी आइए, मालकिन को होश आ गया है। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, आस्था, चलो हमारे साथ, तुम खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में है। मुखिया उसी कमरे के सामने जाकर रुके जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। मुखिया और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए।
मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। जब मैंने चोरी चुपके उस कमरे का दरवाजा खोला था, तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था। वो मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा, तो मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आराम से सोफे पर बैठी है। उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। वह ऐसी लग रही थी जैसे इस हवेली का हिस्सा हो। मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों की तरफ देखा। उनके पांवों पर जो छाले बने हुए थे, वह भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटियां सोफे से उठकर मालकिन के बेटे के इर्द गिर्द जमा हो गई थी। मुखिया डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहिबा, क्या अब मेरी बीवी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी बीवी पूरी तरह ठीक है। मुखिया बोला कि यह सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात उसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा सा होश आया, तो इस बच्ची ने फौरन से फ़ोन करके आपको बुला लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाज़त दें। मैं कुछ दवायां लिखकर दे रही हूँ जो कि टाइम से इनको देनी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छाया डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चली गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया, तो मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। वो सब मुझसे लिपटकर रोने लगी। तो मुखिया ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, तुम उनसे पूछ सकती हो कि हमने उनके साथ क्या जुर्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हम जब से आए हैं, साहब अपनी बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पांव पर जो छाले पड़े हुए थे, वह कैसे पड़े? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा, हम दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी, तो गरम गरम तेल हमारे पांव पर गिर गया। अम्मा आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितने खुश हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें मुखिया को बेचा, अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियां बोली, मालकिन साहिब कोमा में थी, हम दोनों ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती थी। मालकिन ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। मुखिया जी बोले, अगर तुम सबको कोई इतराज ना हो, तो मैं इन लड़कियों को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं बार बार अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी। कुछ दिन बाद मेरी दोनों बेटियों की शादी मुखिया के दोनों बेटों के साथ हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।